बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने आइनी बहरान को टालने के लिए एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया। 5 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने इख्तलाफ किया। क्या आइनी बहरान टल गया है और सब सियासी पार्टियों को इस फैसले की समझ आ गई है? देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कहानी जो है ना, रफ्फड़ डाल दिया गया है। कहानी उलझाने की पूरी तैयारी है। मसला ये है, ये ऑर्डर है मेरे सामने, ये 13 सफ़ात पे मुश्तमिल ऑर्डर है, लिखा गया अंग्रेज़ी में। मेरा ख्याल है कि इसको अंग्रेज़ी को पढ़े बगैर इसको जिस तरीके से उलझाया जा रहा है, एक वाज़ेह सा आसान सा तरीका है कि आप इस पर जाएँ सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ सियासी जमातें किस तरीके से इस पर रिएक्ट कर रही हैं। आपको समझ आ जाएगी इलेक्शन से भाग कौन रहा है और इलेक्शन में जाने की, आवाम को फेस करने की तैयारी किसकी है। वो जो कहते थे कि इमरान खान को हेलमेट पहन के अंडे टमाटर से बचना पड़ेगा, वो इमरान खान तो अवाम में जाने के लिए वेलकम कर रहा है इस फैसले को कि मैं जा रहा हूं। बेचैन है। वो कहते हैं कि हम अपनी जेल भरो तारीख ख़त्म कर रहे हैं, कारकुनों की ज़मानत करवाएंगे, जाएंगे, अब पब्लिक को फेस करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी जमातें इसमें कीड़े निकाल रहे हैं। वो कीड़े क्या निकाले गए? और ये किसी गांव देहात की पंचायत का फैसला नहीं है करामत मुग़ल साहब। सही, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दिया है, अक्सरियती फैसला है। 3-2 से ये जजमेंट आया है। 2 लोगों के इख्तलाफी नोट हैं। जिस फुट नोट को बुनियाद बनाया गया है और अटॉर्नी जनरल साहब और वज़ीर कानून तारड़, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो पीडीएम की हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने जिस फुट नोट को, पहले मैं फुट नोट की हकीकत बता देता हूँ कि वो क्या है और फिर हम इस फैसले को मैं आपको बताऊंगा कि बड़ा वाज़े अल्फाज में ये कहा गया है। गवर्नर के बारे में क्या कहा है, इलेक्शन कमीशन की सरजनिश है। जितने कम अज़ कम सादे अल्फाज में इलेक्शन कमीशन को रेप्रीमांड किया जा सकता था वो किया गया है। सदर पाकिस्तान से जहां गलती हुई उसको मेंशन किया गया है और इससे ज्यादा क्लियर वर्डिक्ट नहीं। एक चीज इस फैसले में वो है जो चुभ रही है थोड़ी सी, वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या है। फुट नोट जो है वो ये कहता है कि इनिशियली आगाज में 9 रुकनी बेंच बनाया गया था इस मैटर को सुनने के लिए, और जो 2 अफोर मेंशन्ड ऑनरेबल जजेस हैं उन्होंने मैटर जो है वो डिसमिस कर दिया। वो कौन से जजेस थे? वो जजेस थे जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला। सबको मालूम है जब 9 रुकनी बेंच बना, 2 ने रिक्यूज कर दिया, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। उन पर एतराज उठा, उन्होंने ज़ाहिर एतराज उठा रहे थे, उन्होंने रिक्यूज कर दिया। उन्होंने जज बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली, खुद को अलहदा कर लिया। 2 जो है उन्होंने उसके खिलाफ उस वक्त नोट दे दिया, जिसके बाद बेंच टूट गया। सही। और यहाँ पर इसमें ये कहा गया, अच्छा ये यहाँ तक पढ़ रहे हैं इसको, कि लेटर ऑन 2 other honorable judges disassociated themselves from the bench for personal reasons and as the 2 aforementioned judges had dismissed the matter। जब इसमें इख्तलाफी नोट लगाए गए हैं 2 ऑनरेबल जजेस के, जिसमें शामिल हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर सईद मंसूर अली शाह, उन्होंने अपने डाइसेंटिंग नोट के आखिरी यानी कि पैराग्राफ में, सेकंड में, उन्होंने लिखा है कि वी देयरफॉर एग्री विद द ऑर्डर्स डेटेड 23/2/2023 पास्ड बाय आवर लर्नेड ब्रदर्स याह्या अफरीदी एंड अतर मिनल्ला एंड डिसमिस द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशंस एंड ड्रॉप द सो मोटो प्रोसीडिंग्स। इन्होंने कहा कि हम उनसे इत्तफाक करते हैं, लेकिन आगे अब जब फुट नोट में आप आखिरी पैरा पढ़ते हैं तो आपको कहानी वाज़ेह हो जाती है। द बेंच वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड into a 5-member bench wide order dated 27/2/2023 के 27 तारीख को सोमवार के रोज ये फैसला किया गया चीफ जस्टिस से 9 रुकनी बेंच के टूट जाने के बाद कि एक नया 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जा रहा है जो समाअत करेगा, और इस 5 रुकनी बेंच के लिए 27 तारीख को ऑर्डर निकाला गया। सही। और डिसीजन जो है अफोर मेंशन 2 ऑनरेबल जजेस का जो 23 तारीख को दिया गया था, जो 9 रुकनी बेंच में वो कर गए थे, उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया केस के। जजमेंट में वो मैटर नहीं करती, यानी कि वो जजेस बैठे नहीं, उन्होंने सुना नहीं, वो इसका हिस्सा नहीं है। ये 5 रुकनी बेंच का फैसला है, 3-2 की मेजॉरिटी से है। और अगर ये जो एतराज और ये जो रफ्फड़ डला हुआ है उन्होंने इसको कंटिन्यू करना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, फिर वो ये करेंगे आपने कैसे कहा बाय मेजॉरिटी ऑफ 3-2। अब मैं आपको बताता हूँ फैसले में क्या लिखा। तो उनका मंजर नहीं बिकने वाला। फैसले में लिखा हुआ है, बड़ा वाज़ेह है, उसमें लिखा हुआ है कि ये फैसला 3-2 की अक्सरियत के साथ सुनाया जा रहा है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इसमें डाइसेंट किया है, इख्तलाफी नोट दिया है, और इसकी जो डिटेल्स हैं और रीजंस जो हैं वो रिकॉर्ड की जाएंगी लेटर
यानी कि जो तफसीली फैसला है इसका वो बाद में आएगा, यानी कि जिसकी बाकी जुजियात हैं वो आपके पास जो है वो आएंगी। और इसमें ऑर्डर में नंबर 1 पॉइंट पे क्या लिखा गया बहुत अहम है। बड़े खुश हो रहे हैं आप वैसे। वो पहले देखें, ये होना चाहिए ना, इस मुल्क को इंतशार से निकलना चाहिए। क्या कहा गया है जनाब? नंबर 1 में ये कहा गया कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जो पार्लिमानी जमहूरियत है, वो हमारे आइन में दर्ज है। कोई पार्लिमानी जमहूरियत कायम नहीं रह सकती पार्लियामेंट के वजूद के बगैर। बिल्कुल, पार्लियामेंट होगी तो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम चलेगा। पार्लियामेंट कैसे बनती है? इलेक्शंस के ज़रिए। इलेक्शंस के हवाले से एक दर्ज ज़ाब्ता मौजूद है पाकिस्तान के आइन में, और ये वो धागा है, इट इज़ द वेरी फैब्रिक, ये कहा गया है, जिसके ज़रिए इस आइन को बुना गया है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस मुल्क का, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपके शहरी को आपको बताता है कि ये हमारी आपसे कमिटमेंट्स हैं, रियासत की कमिटमेंट्स हैं, ये मुल्क इस निज़ाम के तहत, इस आइन के तहत चलेगा, इस ज़ाब्ते के तहत चलेगा। जब आप नंबर 2 पर आते हैं तो ये जजमेंट हमें ये बताती है कि वाइल द होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शंस हैज़ डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, ये दूसरे वाला जो है ना, वो क्योंकि टेक्निकल मामला है कि किस किस आर्टिकल के तहत असम्बली को तहलील किया जा सकता है, इसको हम थोड़ा सा स्किप कर देते हैं और आगे आ जाते हैं उस पॉइंट पर जहां पर असम्बलियों की का बैकग्राउंड कि क्या हुआ। 14 तारीख को उन्होंने कहा कि असम्बली जो है वो तहलील करने के लिए भेज दी गई, 18 को तहलील हुई जो आपकी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है। उसके बाद जो ये डिसीजन है वो ये कहता है कि सिर्फ 3 तरीके दर्ज हैं आइन में असम्बलियों को के डिसोल्यूशन के, तहलील होने के। तरीका नंबर 1 ये है कि जो गवर्नर है वो गवर्नर आपके सदर के साथ, ये एग्जैक्ट जो वर्डिंग है इसमें मौजूद है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो गवर्नर है, गवर्नर सदर से इजाज़त लेने के बाद और इसमें जो कानूनी और आइनी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी करने के बाद असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 कि असम्बली कैसे डिसॉल्व हो सकती है। डिसॉल्व दूसरा तरीकाकार ये है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो एडवाइस भेजेगा, जो दोनों असम्बलियों में एडवाइस भेजेगा, और उस एडवाइस पर फिर 2 तरीकाकार हैं। सही। तरीकाकार नंबर 1 कि उस एडवाइस पर फिल फॉर अमल दरामद कर देगा गवर्नर और असम्बली तहलील कर देगा, जैसे केपी में हुआ, जैसे केपी में हुआ और पंजाब में नहीं हुआ। दूसरा तरीका ये है कि जो गवर्नर है वो उसको एक्सरसाइज नहीं करता, वो उस पर साइन नहीं करता, एडवाइस पर तहलील नहीं करता असम्बली, और असम्बली 48 घंटे का वक्त पूरा होने के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। और ये आइन के मुताबिक ऐसे इसको तरतीब से समझ लें। तीसरा तरीका क्या है कि 5 साल मुकम्मल हो जाते हैं और असम्बली 5 साल के बाद खुद ब खुद एक्सपायर हो जाती है, मुद्दत पूरी कर जाती है। इसमें गवर्नर का रोल नहीं है असम्बली तहलील करने में। पहले 2 में वो वाजे है। अब वो ये कहते हैं इस डिसीजन में कि अगर असम्बली तहलील खुद हुई है, यानी कि 48 घंटे लैप्स करने के बाद हुई है, तब क्या रोल होगा, और अगर एडवाइस पर तहलील की है गवर्नर ने तब क्या किरदार होगा। कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से 2 मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। उसमें उन्होंने ये कहा है डिसीजन में कि देखें, असम्बली जो है वो अगर गवर्नर ने तहलील की है तो ये गवर्नर का काम है कि वो तारीख दे, इलेक्शन कमीशन के साथ मशावरत के साथ दे। अगर गवर्नर ने तहलील नहीं की तो इलेक्शन एक्ट 2017 उसका सेक्शन 57-58 उसमें जो दर्ज ज़ाब्ता कार है, कवानीन मौजूद हैं, उसके तहत ये इख्तियार सदर के पास चला जाता है। सही। सदर ये कर सकते हैं। यानी पंजाब के केस में सदर का 9 अप्रैल की तारीख देना दुरुस्त है, और जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके केस में गवर्नर के हवाले से वाज़े तौर पर लिखा गया कि उन्होंने ब्रीच किया है, अपनी आईनी जिम्मेदारी से वायलेट किया है। इसमें सवाल वही निकलता है कि अब क्या गवर्नर को खुद इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? अब ये देखें, और उन पर आर्टिकल 6 की भी हो सकती है कार्रवाई। इसके हवाले से तो जाहिर है कि ये तो अब जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने इसके ऊपर फैसला करना है, लेकिन जो उन्होंने किया है ये तो वाज़े तौर पर लिखा आ गया कि ये दुरुस्त तरीके से उन्होंने नहीं किया। फिर आगे इसमें जजमेंट में क्या लिखा हुआ है? इस जजमेंट में वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सदर मुमलिकत ने उनको बुलाया कि आप मेरे साथ कंसल्ट करें, मशावरत करें, तारीख तय करें, और इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान को आप समझें एक तरीके से आंखें दिखा रहा था। 2 खत लिखे, उसका जो जवाब आए वो सबको पता है
अजान हो जाए, हम इसको जरा स्टिल कर लेते हैं और अजान के बाद इसके सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। जी करामत मुगल साहब, मैं जहाँ से सिलसिला टूटा था वहीं से जोड़ते हैं। अब सफ़ा नंबर 8 पे पॉइंट नंबर 11 जो इस फैसले का है वो वाज़े तौर पे कहता है कि क्योंकि जनरल इलेक्शंस एक तहलील शुदा असम्बली के इलेक्शंस जो हैं, जब तहलील हो जाए असम्बली, उसके एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, इन दिस केस 90 रोज़ में होना होता है, जो कि एक आईनी रिक्वायरमेंट है, इम्पेरेटिव है कि हर सूरत उस पर अमल दरामद होना है, तो प्रेसिडेंट या फिर जिस तरीके का केस हो उसके मुताबिक गवर्नर जो है मस्ट डिस्चार्ज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें, तारीख मुकर्रर करें, इलेक्शंस की स्विफ्टली, फौरी तौर पर, विदाउट एनी डिले, इसमें किसी ताखीर से काम ना लिया जाए और कम अज कम मुमकिना मुद्दत में ये काम किया जाए। इलेक्शन कमीशन के हवाले से क्या ऑब्जर्वेशन है? द इलेक्शन कमीशन मस्ट प्रोएक्टिवली बी अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। सही, उसको अवेलेबल होना है एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर सच कंसल्टेशन, और उसे तैयार रहना है ऐसी मुशावरत के लिए जो वो सदर के साथ करने के लिए तैयार नहीं थे, एज रिक्वायर्ड फॉर अ डेट फॉर द होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शंस, कि उसके लिए ये ज़रूरी है। इसके बाद दो बहुत अहम बातें मजीद हैं, वो मैं बता दूं, उसके बाद बाकी तफसीली जजमेंट लोगों के पास है, वो उसको मजीद पढ़ सकते हैं और इसको पोलिटिसाइज करने की मजीद भी कोशिश की जाएगी। ये तो हमने देखना आने वाले दिनों में क्या चलेगा। पॉइंट नंबर 14 जो इस फैसले में लिखा गया है वो है कि इट इज़ फर्दर डिक्लेयर्ड एंड डायरेक्टेड एज फॉलोज इन रिलेशंस टू द मैटर्स बिफोर द कोर्ट। एक चीज़ चीफ जस्टिस ने वाज़े तौर पर कही थी कि ये सिर्फ सो मोटो नोटिस नहीं है, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस हैं, 2 कस्टोडियन ऑफ द हाउसेस, पंजाब असम्बली के स्पीकर और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस भी डाली हुई हैं। इसको सिर्फ ऐसे ना देखें कि यह खुद नोटिस केस की समाअत हो रही है और आज खुद नोटिस केस बनता है या नहीं बनता, तो ये जो वो एतराज़ भी जो है वो दूर हो जाता है। ये कहते हैं जनाब 14 पॉइंट में कि एक ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कि आम हालात होते हैं। जनरल इलेक्शंस पंजाब असम्बली का 9 तारीख को जो ऐलान किया गया है प्रेसिडेंट ने, तो 9 तारीख को हो जाना चाहिए था। हाउएवर वी आर इन्फॉर्म्ड, हमें ये बताया गया है कि ऑन अकाउंट ऑफ द डिले इन द इमरजेंस ऑफ द डेट, कि क्योंकि तारीख का ऐलान देर से किया गया है, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू मीट द 90-day डेडलाइन स्टिपुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में कि एक वो पॉइंट भी है कि 90 दिन एक्सीड कर जाएंगे, तो अब क्योंकि नहीं, इसमें आगे बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये सुन लें फिर आप बिल्कुल सवाल कीजिएगा जी। वो कहते हैं कि हमें ये इन्फॉर्म किया गया है कि क्योंकि ताखीर हो गई इलेक्शन की डेट अनाउंस करने में, इलेक्शन कमीशन कंसल्टेशन नहीं कर रहा था, गवर्नर ने काम नहीं किया, गवर्नर ने तारीख नहीं दी, प्रेसिडेंट को देनी पड़ी, वो खत लिख के बुलाते रहे, ये नहीं हुआ। वो अकाउंट उस डिले की वजह से 90 दिन में, क्योंकि एक तरीका कार है ना कि कब सबमिट होगी दरख्वास्त, कैसे उस पर जो अब ज़ाहिर दरख्वास्तें तलब करेगा इलेक्शन कमीशन मुख्तलिफ सियासी जमातों से कि इंतखाबी निशान अलॉट करने के लिए दरख्वास्त दें, प्रोसीजर। उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं उनके नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होंगे, उनकी स्क्रूटनी होगी, वेटिंग होगी, छपाई का, प्रिंटिंग का काम, बैलेट पेपर्स की, ये सारा काम एक प्रोसीजरल मैटर है, इसमें जाहिर है कि एक वक्त रिक्वायर्ड होता है। तो उसकी वजह से उन्होंने ये कहा है कि 90 दिन में तो ये पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबली ये भी उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने मिसअंडरस्टैंड किया कानून को, उनकी जो कानून की अंडरस्टैंडिंग है वो गलत है, वो अपने रोल के हवाले से गलत उन्होंने अंडरस्टैंडिंग लिया। ये कहते हैं पॉसिबली ऑन अकाउंट ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ द इलेक्शन कमीशन डिड नॉट मेक इटसेल्फ अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन एज रिक्वायर्ड अंडर 57(1) सेक्शन 57(1) ऑफ द 2017 एक्ट, कि जो प्रेसिडेंट को इनके सामने अवेलेबल नहीं हुए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन इज देयरफॉर डायरेक्टेड, को हिदायत दी जाती है कि अपने अटमोस्ट एफर्ट्स, तमाम तर काविशें बरूए कार लाए, इमीडिएटली प्रपोज करे, फौरी तौर पर तजवीज़ करे तारीख इलेक्शन की, कीपिंग इन माइंड सेक्शन 57 एंड 58 ऑफ 2017 एक्ट, एक तारीख का प्रपोज करें सदर पाकिस्तान को जो इस डेडलाइन के हवाले से बहुत ज़्यादा उससे एक्सीड ना कर रही हो, कि इस डेडलाइन के अंदर, वैसे तो उन्होंने कहा कि कोशिश करें कि इस डेडलाइन के अंदर 9 अप्रैल तक ही प्रपोज कर दें, 9 अप्रैल नहीं 90 दिन,
9 अप्रैल तो सदर पाकिस्तान ने की है ना। अगर असम्बली 13 तारीख को फॉर एग्जांपल या 15 जनवरी को या 13 जनवरी को तहलील शुदा तस्वुर होती है तो उसके 90 दिन के अंदर की डेट अनाउंस करे। अगर if such a course is not available, then the election commission shall in like manner propose a date for the holding of the poll that deviates to the barest minimum from the aforesaid deadline। कि 90 दिन की डेडलाइन से कम अज कम दिन डेविएट हो सकते हैं। कोशिश करें कि इसके अंदर हो तारीख, अगर एक्सीड भी करती है तो बहुत ज्यादा एक्सीड ना करें। एक वाजे और आखिर में उन्होंने जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको बताया कि जी आपकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, आपके फेडरेटिंग यूनिट्स में, 2 बड़े सूबों में जो आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी तमाम तर इंतज़ामी अथॉरिटी को बरूए कार लाएं और इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करें, इन सब के साथ ताउन करें और इलेक्शंस होल्ड करवाएं। अब आप इलेक्शन का सवाल कर लीजिए। वो जो आपने अभी पढ़ा है कि 90 दिन से ऊपर मुशावरत भी हो सकती है, कि क्या इससे ये एक बात अखज़ की जा सकती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में तय है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, इस फैसले के बाद क्या 90 दिन के बाद इलेक्शन वाली भी विंडो खुल जाएगी? देखें, अब इसमें एक जो वाहिद नुक्ता जिसे कहते हैं ना कि विच वॉज मेकिंग सेंस, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़ हो गया। जो पाकिस्तान में हल्का बंदी है वो रकबे के हिसाब से नहीं, आबादी के हिसाब से बिल्कुल होती है। अब हम पुरानी मरदमशुमारी पर सूबाई असम्बली के इंतखाबात करवा लें तो जब नई डिजिटल मरदमशुमारी होगी उसके मुताबिक हल्का बंदियाँ तब्दील हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू दी साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इन अ सर्टेन एरिया। कहीं पर अगर कम हो गई है आबादी माजी के मुकाबले में तो उसको फैला दिया जाएगा उसके दायरे को। कहीं पर जो है वो ज़्यादा हो गई है आबादी तो उसको हो सकता है कि 2 हल्कों में तकसीम। तो जो डीलिमिटेशन होनी है, हल्का बंदियाँ होनी है। तो ये जो इलेक्शन है 2 के सूबाई असम्बली का इंतखाब जो है वो जिन सीटों पर हो जाएगा वो मुख्तलिफ होंगी। उसके ऊपर जो MNA, अमूमन ये होता है कि एक MNA होता है, नीचे 2 MPAs होते हैं। इसी तरीके से होता है 2 मेंबर्स होते हैं प्रोविंशियल असम्बली के, 2 हल्कों हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है जब सूबे में आते हैं। तो ये जब हल्का बंदियाँ तब्दील हो जाएंगी तो कौमी असम्बली वाला मामला कैसे होगा? ये एक थोड़ा सा नुक्ता है, लेकिन एक विंडो क्रिएट हो गई है। वो विंडो मेरे ख्याल में ये है कि जब 90 दिन से अगर एक्सीड होना है, इसका मतलब ये है कि ये पार्टियां डिसाइड ये कर सकती हैं कि सारे इलेक्शंस एक साथ हो जाएं, कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाए और जो हमारी सूबाई असम्बलियां हैं उनके और कौमी असम्बली के इंतखाबात एक ही तारीख पर इकट्ठे करवा लिए जाए। सही।